भी इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप। देखिए इन्फ्लेशनरी गैप जो होता है एक तरीके का माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, जिसका यूज करके हम क्या मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं कि इट इज अ डिफरेंस बिटवीन करंट लेवल ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब आपका रियल जीडीपी करंट लेवल पे क्या है, एंड जीडीपी दैट वुड एग्जिस्ट इफ इकोनॉमी वाज ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी का क्या मतलब होता है? पोटेंशियल जीडीपी का मतलब होता है कि आपका जीडीपी, आपका रियल जीडीपी, जब आपके इकोनॉमी के सारे लोगों का जॉब लग जाए, माने आपके इकोनॉमी का जब फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है, उस समय आपका जो जीडीपी है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल जीडीपी, और वाईपी से डिनोट करते हैं। तो इस कर्व में आप देखिए कि वाईपी क्या है, इस एक्स एक्सिस पे क्या है, इस एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट दिखा रहे हैं। वाईपी क्या है? पोटेंशियल जीडीपी है। पोटेंशियल जीडीपी का मतलब हुआ कि इस पॉइंट पे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, फुल एम्प्लॉयमेंट है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 0% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, कुछ तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहेगा ना। हमने देखा था ना कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट वैसे अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट में भी रहता है। तो इस पॉइंट पे जब पोटेंशियल जीडीपी हम अचीव कर चुके हैं, यहाँ पे कहने को तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है इकोनॉमी, लेकिन यहाँ पे भी कुछ लोग अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे, और यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोल देंगे नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो पोटेंशियल जीडीपी पे जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। राइट। नाउ तो वही बात है, इन्फ्लेशनरी गैप से हम क्या मेजर करते हैं? डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी, मान लीजिए ये हो गया आपका, और पोटेंशियल जीडीपी। थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपका एक इकोनॉमी है जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ? फुल एम्प्लॉयमेंट का जितने भी रिसोर्स हैं वो यूज हो गए हैं। मतलब आपकी इकोनॉमी में जो भी कंपनी है सब इकोनॉमी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है। कोई भी ऐसा मशीन नहीं है जिसका यूज नहीं हो रहा है, सब कुछ काम हो रहा है। जितने भी लोग हु आर एबल टू एंड विलिंग टू गेट जॉब, दे आर एम्प्लॉयड। का मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट है, सारे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, सारी मशीन चल रही है, सारी कंपनी चल रही है। ऐसे में आपका एग्रीगेट डिमांड क्या है? ऐसे में आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमारा डॉटेड लाइन वाला है, ये कर्व है। और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई हमारा ये है। तो ये जो पॉइंट है, इस समय हमारा जो जीडीपी होगा वो किसको, उस जीडीपी को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल जीडीपी बोलेंगे। अब मान लीजिए किसी कारणवश एग्रीगेट डिमांड हमारा बढ़ जाता है। अब एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स एम। अब एग्रीगेट डिमांड कैसे क्यों बढ़ेगा? क्या रीजन हो सकता है? या तो लोगों का जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो बढ़ गया। लोगों का प्रोपेंसिटी टू मतलब टेस्ट बदल गया, या फिर आदत बदल गई। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बदलने का क्या मतलब है? आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ये एक फैक्टर हो सकता है। या फिर लोगों का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, है ना। ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया वो कब बढ़ता है? मान लीजिए कि मार्केट में लिक्विडिटी काफी इन्फ्यूज हो गई है, ऐसे में तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर उससे भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकता है। अच्छा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ये भी हो सकता है। मनी सप्लाई बढ़ गई, तो मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होता है? दोनों तरीके का एक्सपेंडिचर पे, है ना, उसको जोड़ मिलता है, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों एक्सपेंडिचर। या फिर एक्सपोर्ट बढ़ गया, तो किसी रीजन से, कोई भी रीजन हो सकता है, किसी रीजन से मान लीजिए एग्रीगेट डिमांड आपका बढ़ गया ना। अब ये जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्राइस इंक्रीज होगी। तो एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होकर के हमारा यहाँ पे आ गया। अब अब शॉर्ट रन जो एग्रीगेट सप्लाई है वो हमारा ये वाला कर्व है। तो जो सप्लायर है, एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ेगा तो उससे जो प्राइस पी जीरो से बढ़कर कितनी हो गई? पी वन हो गई। अब ये जो प्राइस का जो उछाल देखने को मिला उससे इंसेंटिवाइज होकर के जो हमारे सप्लायर है वो अपना सप्लाई बढ़ाते हैं शॉर्ट रन में। मतलब इसी सप्लाई कर्व के अलोंग, ऐसा नहीं है कि सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है, इसी सप्लाई कर्व के अलोंग उन्होंने अपना सप्लाई बढ़ा दिया, बिकॉज प्राइस कितना मिल रहा है? पी वन मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि और भी ज़्यादा मशीन लगाया गया, और भी लोगों को एम्प्लॉय किया गया, है ना। जो लोग, है ना, लोगों से ओवरनाइट काम कराया जा रहा है। राइट। तो अब ऐसे में क्या होगा? आप देखो कि हमारा जीडीपी थोड़ा सा और बढ़ गया। यानी हमारा जो जीडीपी है अभी अभी का जो करंट जो रियल जीडीपी है वो हमारा पोटेंशियल जीडीपी से भी अधिक हो गया। यहाँ पे आप देखिए वाई वन क्या है? ये पोटेंशियल जीडीपी से भी अधिक हो गया। लेकिन ये टेम्पोररी फिनोमेना होता है। इवेंचुअली क्या होता है कि ये जो इंक्रीज्ड प्राइस होता है पी वन, जो जनरल प्राइस लेवल हमारा जो कि बढ़ चुका है, वो क्या होता है? सडनली क्या होता है, अब इस प्राइस बढ़ने से जो हमारे इम्प्लॉय काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, वो और भी ज़्यादा वेज का डिमांड करने लगते हैं। तो जो भी सप्लायर है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, उनका वेज का जो कॉस्ट है वो बढ़ने लगता है। वेज बढ़ने का क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ने लगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। अब जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, हमको पता है कि जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, हमारा जो सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड या फिर लेफ्ट में शिफ्ट करता है। अब इस इंक्रीज कॉस्ट की वजह से हमारा जो शॉर्ट रेंज एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट होकर के पॉइंट ए पे आ जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ऐसे। कैसे? तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि शॉर्ट रन में भले ही हमारा ये सप्लाई कर्व है, लेकिन लॉन्ग रेंज में जो हमारा सप्लाई कर्व है वो हमारा वर्टिकल ही रहेगा।
मतलब लॉन्ग रेंज में इसी पोटेंशियल जीडीपी पे ही रहेगा। तो इसीलिए लॉन्ग रेंज एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है हमारा वर्टिकल होता है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे इवेंचुअली हुआ क्या, इवेंचुअली हुआ ये कि भले ही हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट होकर के फिर वापस ए पे आ गया, लेकिन अभी भी जो प्राइस है वो हमारा बढ़ा ही हुआ है, वो P2 है। यानी पहले जो जनरल प्राइस लेवल था P0 वो अब नहीं रहा, अब प्राइस जो है वो अभी भी अधिक है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ हमारा, अच्छा अब देखिए जिस समय इन्फ्लेशनरी प्रेशर था, इन्फ्लेशनरी गैप था जिस समय, उस समय हम क्या देखे थे कि हमारा जो रियल जीडीपी है वो पोटेंशियल जीडीपी से भी बढ़ गया। तो पोटेंशियल जीडीपी से जैसे ही बढ़ता है तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और घटता है यहाँ पे, यानी और भी ज़्यादा लोग एम्प्लॉय होते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ता है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो घटता है। तो जैसे ही इन्फ्लेशनरी प्रेशर आया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, तो इस पॉइंट पे और प्राइस रेंज बढ़ा, तो बढ़े हुए प्राइस रेंज पे हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो वाईपी से बढ़ करके अब यहाँ पे आ गया। क्या मतलब, जो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट था हमारा उससे भी कम हो गया यहाँ पे, यानी वाई वन पे जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है वो उस इकोनॉमी का जो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है उससे भी कम हो गया। अब उसका परिणाम ये हुआ कि फिर से सप्लाई कर्व हमारा शिफ्ट हो गया बैकवर्ड, और फिर से जो इकोनॉमी है वो हमारे पोटेंशियल जीडीपी पे आ गई। फिर से जो लोग एक्सेस यहाँ पे इम्प्लॉय हुए थे उनको फायर कर दिया गया, और उतने ही लोग फिर से इम्प्लॉय हो गए जो कि हमारा जितना हमारा नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। लेकिन अब इसमें हम क्या देखते हैं कि प्राइस बढ़ चुका है, अब एग्रीगेट डिमांड चुकी, अब प्राइस इसलिए बढ़ गया क्योंकि एग्रीगेट डिमांड उतना नहीं रहा ना, एग्रीगेट डिमांड में परमानेंट शिफ्ट हो चुका है, राइट। इसीलिए प्राइस बढ़ा हुआ है। तो अब इसको जो है हम इसको जो है हम फिलिप्स कर्व पे कैसे समझेंगे, तो जैसे मान लीजिए फिलिप्स कर्व में क्या होता है, फिलिप्स कर्व में वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन होता है और एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो मान लीजिए ये हमारा पहला शॉर्ट रेंज फिलिप्स कर्व था, राइट। तो इस इन्फ्लेशन पे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कितना था, ये था, मतलब ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, वाई वन पे जो है हमारा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, यानी ये नेचुरल एम्प्लॉयमेंट से भी कम है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट से भी कम है। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, इवेंचुअली हमने क्या देखा कि सब प्राइस बढ़ चुका है, लेकिन फिर से वापस हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो घट चुका, तो प्राइस बढ़ गया है, ठीक है। तो इसी सो मान लीजिए यहाँ पे ये जो फिलिप्स कर्व है, जब हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही थी उस समय इन्फ्लेशन जो है हमारा क्या था, P0 था, और उस समय अनएम्प्लॉयमेंट जो था ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये पॉइंट, ठीक है। अब जैसे ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ा तो प्राइस रेंज बढ़ेगा, प्राइस लेवल बढ़ेगा, और अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि प्राइस लेवल बढ़ के परमानेंट हो चुका, यानी हमारा जो फिलिप्स कर्व है, शॉर्ट रेंज फिलिप्स कर्व, वो ऊपर शिफ्ट हो गया। मतलब क्या हुआ, उसी नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट पे हमारा जो परमानेंट जो है इंक्रीज हो गया है प्राइस का। इसीलिए लॉन्ग रेंज में हम देखते हैं कि फिलिप्स कर्व हमारा वर्टिकल होता है। इसको हम थोड़ा सा और आगे समझेंगे। अब देखिए, अब ये जो परमानेंट शिफ्ट हो गया है प्राइस में, इसके पीछे का कारण ये है कि देखिए जो हमारा जीडीपी है वो तो फिर वापस पोटेंशियल जीडीपी आ तो गया है, जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो फिर से नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, लेकिन स्टिल जो इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है वो हाइयर है P2। अब इसको निपटने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि एग्रीगेट डिमांड को घटा करके अगर फिर से हम यहाँ पे ला दें तो फिर से हम इकोनॉमी में अपना पहले वाला प्राइस लेवल प्राप्त कर लेंगे। अब इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इस एग्रीगेट डिमांड को घटाने के लिए आप जो है मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी यूज कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से तो ये जो है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप था। इसी तरीके से डिफ्लेशनरी गैप होता है। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए एग्रीगेट एग्रीगेट डिमांड हमारा घट गया,